अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईद उरूज समदानी एंड यू आर वाचिंग माय शो योर ओपिनियन मैटर्स। हमारे आज के शो के गेस्ट जो हैं उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है। किस वजह से? बिकॉज ही इज़ अ वेरी फेमस एंकर और उनका शो करोड़ों लोग देखते हैं। सो आई वेलकम टू द शो कैसर खान, सीनियर एंकर चैनल 24 शो जुर्म बेनकाब। सर वालेकुम। मैं आपको एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं ये आप जब इंट्रोड्यूस करवा रहे थे मुझे, मैं सोच रहा था अपना वो टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे सीखने के लिए आया था। यानी कि मैं यू आर द पर्सन कि मेरी आपकी मुलाकात हुई थी एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिस में और वहाँ पर मैं ऑडिशन के लिए आया था आपके पास। और जिस तरीके से आपने मुझे गाइड किया और सारी चीज़ें हुई, तो वो सफ़र कितना, वैसे मेरे ख्याल में 2006-07 की बात है। 2006-07 की बात है। और उसके फ़ौरन बाद एक बहुत मशहूर चैनल वक्त न्यूज़ का जो आगाज़ हुआ, उसमें वन ऑफ द टॉप प्रोग्राम जो उसके थे, जो उसका था मेड इन पाकिस्तान, यू डिड दैट शो। और उसके बाद से आई थिंक आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस ये वो कहते ना कि कोशिश करते रहे, वालिदैन की दुआएं और अल्लाह का करम और आप जैसे उस्ताद मिलते रहे हमें, और तुम्हारा हार्ड वर्क। बस सर वही कह रहा, कोशिश वो तो मैटर करता है कि कोशिश ज़रूरी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, तो आप उन राइट पर्सन में से हैं कि वक्त न्यूज़ में आप हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे, मेड इन पाकिस्तान आपकी ही तख्लीक थी, आपने ही मेरे टैलेंट को हंट किया और फिर मैं वो कोशिश करता अब अल्लाह का शुक्र है आई एम डूइंग अ फेमस शो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मेरे लिए, मुझे इतनी खुशी की मेरे लिए बात है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि अरूज भाई जैसे उस्ताद का मिलना ये आप लोगों की भी खुशनसीबी है और मेरे लिए तो डेफिनेटली है कि मैं जो अभी इस मुकाम पर हूँ, आई एम डूइंग टॉप रेटेड शो अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया भी बहुत देखा जाता है, टीवी पे भी देखा जाता है, तो लेकिन एक कोशिश है और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। कैसर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता चलूँ कि मेड इन पाकिस्तान जब कैसर शो कर रहे थे एज एंकर, तो उस वक्त उन्होंने सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में भी शोज़ किए थे। तो ये उनकी एक अनथक मेहनत है जो उन्हें आज इस मकाम पे ले आई है। तो कैसर ये बताएं, जब आपने मेड इन पाकिस्तान शो किया, सो यू ट्रेवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल। सो क्या उस शो की वजह से आपको ये शौक हो गया ट्रैवलिंग का? क्योंकि उसके बाद आपके जो शोज़ आए हैं, बिल्कुल क्राइम इन्वेस्टिगेटिव शोज, जो पाकिस्तान में जो जॉनरा होता ही नहीं था, ऐसा ही है। सो क्या ट्रैवलिंग की वजह से शौक हुआ या कोई बैक ऑफ द माइंड कोई चीज़ थी? क्योंकि ये जो आप एक शो कर रहे हैं, ये तो एक बड़ी आप एक सोशल जिम्मेदारी भी अपनी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। और ये सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, सवाल नंबर और है, और इसमें तो आप कई खतरात से गुजरे। बिल्कुल ऐसा। बड़ी दफ़ा आपको थ्रेटन किया गया, पकड़ के बंद भी थानों में भी कर दिया गया, लोगों ने भी आप पे हमले किए, और सिर्फ इस वजह से कि आप एक अपनी सोशल जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। इसमें यहाँ पर एक चीज़ बड़ा मैटर करती है कि मैं जब मेड इन पाकिस्तान कर रहा था, उसके साथ साथ चीज़ें कुछ और पैरेलल चल रही थी मेरी। ट्रैवलिंग तो ऑलरेडी मैं कर ही रहा था, लेकिन उसके बाद एक ना ट्रेंड सेट हुआ चैनल्स में भी कि जब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी, कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ पे प्रोग्राम्स आ रहे थे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई उस वक्त। एक्सप्रेस न्यूज़ भी आ रहा था, एक्सप्रेस में मैंने कुछ अर्सा काम किया, फिर उसके बाद दुनिया टीवी में मुझे एक प्रोग्राम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव, ये इसको कोइंसिडेंट कह सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वैसे जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी, जब मीडिया में आना चाहता था, मैं हीरो बनना चाहता था। तो मैं आज से 20 साल पहले की बात है, राइट नाउ आई एम 43 years old। 20-22 साल पहले व्हेन आई वाज यंग, तो आई जस्ट वांटेड टू बी एन एक्टर, बड़ा हीरो। और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी जब जाते थे तो बड़ा लोग कहते थे, लेकिन वो अभी भी हीरो से कम नहीं हो वैसे। चलिए ये तो बड़े भाई हैं, आपको हुस्न नज़र है, लेकिन कि उस वक्त ये सोच थी कि एक्टिंग करूँगा, एंटरटेनमेंट में आऊँगा। लेकिन बस जस्ट क्योंकि मेरी फैमिली में या कोई वैसे भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता कि करना क्या है, किस तरह से है, तो वो करते करते मैं पहले रेडियो ज्वाइन किया, फिर रेडियो से फिर टीवी पे आया। वक्त न्यूज़ से पहले ATV पे एक प्रोग्राम करता था मैं, गाता जाए बंजारा, वो ट्रैवल बेस्ड शो था वो भी। उसके बाद मुझे आपसे मेरी मुलाकात हुई वक्त न्यूज़ में, फिर मैं 2 साल मैंने प्रोग्राम किया मेड इन पाकिस्तान। फिर उसके साथ फिर आगे चीज़ें चलती रहीं। फिर जब ट्रेंड सेट हुआ, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे टीवी चैनल्स पर आना शुरू हुए, तो उसमें फिर मुझे फील ये हुआ कि आई जस्ट वांट कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें लोगों की कुछ बेनिफिट भी हो सके, लोगों को हम अवेयर कर सकें। कुछ उस वक्त यूथ थी, यंग था, और उसमें ये भी चीज़ें आती है कि कुछ हटके करना और अच्छा करने की कोशिश करना। तो जॉनरा तो जैसे ये टोटल डिफरेंट था, मेरे मेड इन पाकिस्तान ये इन्फॉर्मेटिव शो था, लेकिन इसके बाद फिर मुझे क्राइम शोज़ मिले,
और वो मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर चीज़ें चलती चली गई और इस तरह सारा मामला। तो वो भी कोशिश ये थी कि लोगों को अवेयर कर सकें, और अब ये है कि अब एक जॉब भी है और पैशन भी है। तो बड़ी अच्छी आपने एक मुझे बात याद करा दी है, जो व्यूअर्स के लिए स्पेशली फॉर द यंग फिल्म मेकर्स, बडिंग आर्टिस्ट, बडिंग एंकर जो इस फील्ड में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, कि कैसर का ये सफ़र बहुत लंबा है। मुझे याद है कैसर, आपने उस वक्त मुझे बताया था कि जब आप इस फील्ड में आ रहे थे तो रेडियो का शौक था। बिल्कुल। और किस तरह आप पूरा पूरा दिन रेडियो स्टेशन के बाहर, रात हो जाती थी। मुझे याद है, और मैं जब आपको वक्त न्यूज़ में मैं इंटरव्यू के लिए आया था तब भी ये चीज़ मैंने बताई थी, और वो मेरा स्टार्टिंग डे, फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है। मैंने तमाम यंगस्टर से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मैं FM स्टेशन के बाहर तकरीबन 12 घंटे में खड़ा रहा था, यानी कि 12 घंटे। और मुझे आज भी, मैं थैंकफुल हूँ उस जो गार्ड का, जो बुजुर्ग थे जिन्होंने मुझे वहाँ पर खड़े होने दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी हुई थी, मुझे उन्होंने बुलाया था ऑन एयर करने के लिए, मैं किसी वजह से लेट हो गया। लेट होने के बाद उन्होंने कहा जी हमने तो बंद कर दिया सब कुछ, और मुझे फिर वो 12 घंटे खड़े रहने के बाद जब रात को डायरेक्टर प्रोग्रामिंग उस वक्त रेडियो के जो थे वो आए, उन्होंने देखा तो वो उन्होंने मेरा पैशन नजर आया। और ये भी एक और बात रूज भाई ज़रूर बताऊं कि जब मैंने पहला शो किया तो रेडियो के जो ऑनर थे उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने कहा जी इसको फारिग कराएं, ये बंदा नहीं चलेगा। यानी कि फर्स्ट ये उनके लिए ज़रूरी है जो गिव अप कर देते हैं। पहला शो इतना मैं शायद नहीं बॉस को पसंद आया होगा, वो कह रहे हैं यार क्या। फिर मेरी उनसे मीटिंग हुई, उनसे मैंने बात की कि मैं सर दिस इज़ माई पैशन, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो आई रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन। वो भी मेरे उस्तादों में से हैं, जो CEO हैं आवाज़ ग्रुप, रेडियो आवाज़ के। तो उन्होंने फिर मुझे, मिर्ज़ा नईम साहब, उन्होंने मुझे चांस दिया। उसी रेडियो का मैं प्रोडक्शन मैनेजर बना, उसी रेडियो का फिर मैं स्टेशन मैनेजर बना, उसी कंपनी के मैंने 12 FM स्टेशन एज अ स्टेशन मैनेजर लगाए। यानी कि उसके बाद फिर मेरा टीवी का सफ़र शुरू हुआ। तो अगर मैं वहीं पे गिव अप कर देता तो शायद आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपके काम की आप पर तनकीद करेंगे, तनकीद बराए तनकीद होगी, और आप लोग छोड़ा यार ये क्या कर रहे हो। अभी तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी है, आप लोगों के पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, अरूज साहब जैसे जो उस्ताद हैं, और आप लोगों को सीखने का मौका। हमारे दौर में तो टीवी चैनल में जाना बड़ी बात होती थी, अंदर को मिलना किसी से बड़ी बात होती थी। गिने चुने चैनल होते थे, और बिल्कुल सही बात की है कि गेट से ही वापस भेज देते थे लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ है कि अपने टीचर्स की आप लोग कदर करें, और गिव अप नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों को बहुत से आपका काम ठीक नहीं भी होता, सम डे ऐसा सिचुएशन होती है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं हो रही है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं परफॉर्म करने की, लेकिन हो नहीं रहा होता। तो इट डजंट मैटर, इट डजंट मीन कि आप कर नहीं सकते। कोशिश करें, नेक नीयती से मेहनत करें, तो आप लोग। मैं अभी आपको अभी ऑफ एयर भी बात हो रही थी। अब देखें, रेडियो आवाज़ ग्रुप से शुरू किया मैंने, वहाँ पे मैंने स्टेशन, उसके बाद टीवी पे आया। एक टीवी था मशरक टीवी, और वो स्टार्टिंग में बिल्कुल मुझे वो भी याद है कि मैंने अच्छी खासी जॉब, उस दौर में मैं 50,000 अर्न कर रहा था। वो छोड़ के टीवी के शौक में मैं उधर आया एंकर बनने। वो सडनली कुछ नहीं चल पाया, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर मुझे याद है हमने क्योंकि घर नहीं मैं बताता था कि मैं किन हालात में हूँ। यानी कि मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तो मैं वहाँ से यहाँ लाहौर शिफ्ट हुआ था। तो मैं वालदैन, मेरी पूरी फैमिली बाहर सेटल है, बड़े भाई सब UK में, USA में, सब वहाँ पर सेटल हैं। मुझे कोई ज़रूरत, मैं घर में सबसे छोटा था, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ, खुद से कुछ करना चाहता था। तो मैं अपनी वालदा को नहीं बताता था कि मैं किन हालात में हूँ यहाँ पे। ओ अमी जी मुझे गाड़ी वाड़ी मिली हुई है, पिक एंड ड्रॉप है, मैं ज़मीन पे भी सोया हूँ। मैं ऐसे घरों में भी रहा हूँ जहाँ पे सपोज के एक रूम में 12-12 लड़के भी होते थे, लेकिन घर नहीं बताता था, क्योंकि मैं अगर बता देता तो उन्होंने कहा छोड़ो यार तुम क्या कर रहे हो, वापस आओ, छोड़ो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत है कुछ करने की। लेकिन पैशन था। तो मुझे वो दौर भी अभी याद है कि वो सारी सिचुएशन वहाँ से निकलते अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्लाह का बड़ा, आई एम समबडी, यानी कि ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी, वालदैन की दुआएं। तो मैं ये चीज़ें इसलिए यंगस्टर्स को बता रहा हूँ कि बड़ी हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं। आपके तो पेरेंट्स यकीनन आपके लिए तो इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, हमें तो बड़ा एक स्ट्रगल जो है थ्रू वो करनी पड़ती थी। तो ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद रेडियो, फिर टीवी, मशरक के बाद फिर वक्त न्यूज़ आ गया, ATV आया, फिर वक्त न्यूज़, वक्त के बाद एक्सप्रेस के बाद दुनिया के बाद 92 न्यूज़ के बाद अभी माशाल्लाह 6 साल से मैं
24 न्यूज़ के साथ हूँ। अच्छा, कैसे ये बताएं, थोड़ी सी बात करते हैं अब आपके ये जो अब मशहूर शो है जुर्म बेनकाब के बारे में, कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस शो, कैसे रिसर्च होती है, और इतने इसमें आप जिस तरह के आप इश्यूज और टॉपिक्स को टैकल करते हैं, मर्डर्स, बेइंसाफियाँ वगैरह, तो कैसे एक ऑब्वियसली एक आम इंसान जो है वो अपने आप को कैसे कंट्रोल में भी रखता होगा, एक एंकर के लिए न्यूट्रल होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये करंटली जो मैं शो कर रहा हूँ जुर्म बेनकाब, ये डेफिनेटली ऐसा शो है जिसमें सोशल इश्यूज भी हैं, क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब इसमें मैं जो प्रिपेयर करता हूँ, मेरा ये होता है कि हमारी पूरी प्रॉपर टीम है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय बॉस मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि मेरा पहले अंधेर नगरी प्रोग्राम था 92 न्यूज़ में, वहाँ पर भी हमारे जो बॉस है मियां रशीद साहब, वो भी काफ़ी हमें उनका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बैकअप रहा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी किया, उनकी सपोर्ट काफ़ी थी। उसके बाद जब मुझे 24 न्यूज़ में मैंने आना था, तो मोहसिन साहब ने काफ़ी जो है वो इसमें गाइड किया मुझे। तो हमारी टीम है क्राइम रिपोर्टर्स की पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ पर कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उसमें भी चीज़ें आती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर लोग मुझसे रब्ता करते हैं, स्टोरीज़ आती हैं, उन स्टोरीज़ को करने के लिए मैं खुद इन्वेस्टिगेट करता हूँ। पहले रिपोर्टर्स की ड्यूटी लगती है कि जी सपोज़ मैंने अभी करंटली 2-3 प्रोग्राम्स, हर वीक में 2 प्रोग्राम्स हमने करने हैं, तो अल्लाह रहम करे, हमारी तो ये दुआ होती है कि क्राइम ना ही हो कभी भी, तो लेकिन अल्लाह रहम करे ऐसे ऐसे केसेस रूज भाई देखने को मिलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट पुलिस से हमारा रब्ता होता है, रिपोर्टर्स से, फैमिलीज़ को जाके मैं चेक करता हूँ जी कि क्या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें फेक इश्यूज बना के वो लोग हमें बता देते हैं, तो उसको भी फिर प्रॉपर बैलेंस करना, इंटेरोगेट करके। तो फिर एक दफ़ा का वाक़या कि सपोज मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे मुलज़िम ने कहा वो कि जी मेरे अकेले का कसूर नहीं, उस पर इल्ज़ाम था कि उसने किसी को जो है किसी औरत के साथ कुछ उसने गलत किया, तो वो कह रहा था जी कि मुझे फंसाया गया। बहरहाल मैंने उसका इंटरव्यू कर लिया, खबर चली ब्रेकिंग न्यूज़ कि जी ये बंदा है, उसने जी ये किया, ये फलाना पीर है, कोई जाली पीर ने ये काम इस तरह से गलत कुछ कर दिया। मैंने उसका प्रॉपर इंटरव्यू किया, पुलिस ने भी उसके खिलाफ बात की, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद मैं विक्टिम को ढूंढने के लिए जब गया, विक्टिम को ढूंढा तो विक्टिम का कुछ अता पता नहीं था। विक्टिम खातून अपने घर पे नहीं थी, घर वो था नहीं, एड्रेस वो नहीं था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब मैंने पता किया तो पता लगा कि वो थ्रू आउट वो जो विक्टिम थी वो उसका काम ये था कि लोगों पे इल्ज़ाम लगाना और फिर उनको फंसा देना। फिर वो पुलिस में कुछ चंद अनासर जो पुलिस के मिले होते हैं वो फिर बंदे को फंसा के FIR काटते हैं, फिर वो जो मामलात होते हैं लेन देन वाला इशू होता है। तो उसने ये बात, फिर मैंने वो प्रोग्राम वो बैलेंस किया था कि अगर ये बंदा पकड़ा गया है तो इसमें उस वहाँ पर भी ये इशू था कि इस तरह की चीज़ें सामने आती है। तो ये कोशिश होती है कि अपनी तरफ से कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें करें। सर कैसर ये बताएं कि इससे अपने क्या कहते हैं फ़राइज़ की अदायगी में बड़े बड़े मसलों का भी आपको सामना करना पड़ा, बिल्कुल मुश्किलात भी आई हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे याद जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में अपना मकाम बनाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको पता चले कि जी हाँ ये चीज़ें इनमें से हमें आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल फिर आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज आपको भी आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। मैंने एक प्रोग्राम किया था एक जगह पे, वहाँ पे एक पुलिस एहलकार था, वो लोगों को जो है मुबैना तौर पर जो है उनको हरास भी करता था, उन कुछ लोगों से मिल के उनके उन झूठे FIR काट देना, वो इस तरह के मामला चलते थे। मैंने वो एक्सपोज किया, लोगों के पास गया, इलाके के लोगों की बात सुनी, तो उन्होंने जनाब मोहतरम ने मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। अब वो उस पर ज़मानत नहीं होती। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता था कि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, मैं हक सच पे हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसमें से मैं सुरखरू हुआ। एक और हम प्रोग्राम कर रहे थे, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत गंदा खाना फूड बन रहा था ना, ये जो दूध की जो कहते हैं ना कि जिसमें आई एम फॉरगेटिंग द नेम दैट मेडिसिन जो दूध में डालते हैं जिससे ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ती है, लेकिन वो मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए लगाई जाती है। वो मैंने वहाँ पर रेड किया, मेरे साथ टीम थी, बाकायदा सरकारी टीम थी, लेकिन वहाँ पर क्राउड इतना इकट्ठा हो गया कि बाद में भी टीम नज़र नहीं आई। फिर मैं था, मेरा कैमरामैन था, मेरी क्रू टीम थी और फिर वो लोग थे।
बहरहाल अल्लाह का शुक्र वहाँ पर उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन बचत होगी, पुलिस आ गई। लेकिन वो एक्चुअली, और वो जानते भी थे कि मैं एक सीजनड एंकर हूँ, लेकिन उन पर प्रेशर इतना था कि उन्होंने कहा जी अच्छा जी तुसी साडा छापा मारे थे आके, चलो ठीक है, लोकल कुछ इन्फ्लुएंस होके वहाँ पर भी दहशतगर्दी का ही पर्चा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से उसमें भी अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मारे बड़ी पड़ी हैं। मुझे याद है ये लाहौर के एक इलाके में मैं बाकायदा टीम के साथ गया था, बहुत बड़ी टीम थी, उस वक्त के टीसी थे, उन्होंने टीम भेजी, साथ हम गए। जाली ऑयल बन रहा था कहीं पे, मोबाइल ऑयल, शो याद है ये वाला, जी, बिल्कुल। जाली ऑयल बन रहा था। अभी आजकल ये के लाहौर यंगस्टर्स के गिरदोनवा में, गिरदोनवा में, बिल्कुल। तो वहाँ पर हम बाकायदा, जब मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया शो, और बड़ा कुछ सीखने का मिलता है। अब जब मैं जाता हूँ मैं देख के बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ इस तरह का मामला है। लेकिन उस वक्त स्टार्टिंग थी तो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जेन्युइन मोबाइल जो है वो ऐसे थे कि गाड़ियाँ तबाह हो रही थी लोगों की। वो ऐसी क्राउड इकट्ठा हुआ, टीमें गायब, सिर्फ मैं था और मेरी टीम और लोग। और वहाँ पे भी वो स्टार्टिंग के डेज थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र उसमें भी फिर मैं दोबारा फिर मार खाने के बावजूद कुछ अरसे बाद मैंने शो नहीं छोड़ा। मेरा स्टार्टिंग डेज थे एक जो कहते हैं ना आउटडोर शो के, अंधेर नगरी प्रोग्राम कर रहा था तब, ये क्राइम शो था। अगर मैं पहले दिन ही डर जाता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता या इतना अच्छा शो ना कर रहा होता। तो वो किया। उसके बाद फिर दोबारा फिर मैंने रेकी की, FI के साथ प्लानिंग के साथ गया, फिर मैंने उसको एक्सपोज किया, फिर मैंने चलाया भी वो प्रोग्राम। तो लेकिन देखें एक और चीज़ यहाँ पर, एक मकाफात अमल मैं आपको बता दूँ, ये आप कह रहे हैं ना बैलेंस होना पड़ता है एक जर्नलिस्ट को। तो ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। जिन लोगों ने मुझे उस वक्त मोबाइल वाली एरिया में घेरा था और मुझे मारा था, बड़े जो, और वो उन्होंने घेराव कर लिया बड़ा, थाने का भी, इवन की पुलिस ने मुझे रेस्क्यू किया तो उन्होंने घेराव कर लिया। उन्हीं लोगों में से कुछ 6-7 महीने बाद, साल बाद एक वाकया हुआ कि घर में आग लग गई। वहाँ पर मासूम बच्चे बेचारे वो जुलस के, उनकी डेथ्स हो गई। तो उस वक़्त के जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, उसकी नाअहली थी। कुछ लोगों, कुछ वालिदैन का भी थोड़ा सा उसमें नेग्लिजेंस कह सकते हैं। तो मैं वहाँ पर उस चीज़ को हाईलाइट करने गया कि ये हुकूमत को चाहिए कि ये फायर ब्रिगेड सिस्टम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड कहीं पानी नहीं था, अगर राइट टाइम पे आग बुझ जाती बच्चे बच जाते। जब मैं इन्वेस्टिगेट वो कर रहा था प्रोग्राम और हाईलाइट कर रहा था, वहाँ पे एक शख्स मुझे देख रहा है और साथ साथ रो भी रहा है। तो मैंने भी इसको पहचान लिया था, ये वो ही शख्स था जिसने मुझे मारा तो नहीं, मसलन थोड़ा वो एक थोड़ा हेजिटेट किया, फिर मुझे थोड़ा सा उसमें मैन हैंडल किया। तो वो कहता भैन तुसी मेरा प्रोग्राम करोगे? मैं कहा ज़रूर। कहता भैन मैनूं याद है असी तुहाडे नाल बड़ा गलत किया सी, असी तुहाडे कैमरे तोड़ते, पंजाबी बोल रहा था। तो तुसी मेरे, मैं कहा सर साड़ी जिम्मेदारी, तुसी जो किया वो तुहाडा उस टाइम फेल सी, ते हुण तुहाडे नाल जो गलत होया है और इंतजामिया दी गलती है, साडा काम है कि असीं मैं इस चीज़ को ग्रज रखा। लिटरली उस बंदे ने दिल से माफ़ी मांगी मुझसे और एक्सक्यूज़ किया, और मैंने प्रॉपर उस वक्त बड़ा तगड़ा किस्म का मैंने उनके हक में प्रोग्राम किया और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, तो मैंने प्रोग्राम किया। तो ऐसे मामला भी हैं। तो आप लोगों को बैलेंस रहना होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप पॉजिटिवली काम को लेके चलें। हार्डशिप्स हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप मस्बत सोचते हैं, आप वालिदैन की खिदमत करते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। अगर आज मेरे पास कोई 300-350-400 क्राइम रिपोर्टर्स जो मुझे रिपोर्ट करते हैं और मेरी एक 10-15 बंदों की टीम है, या मैं एक अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मुझे चैनल की तरफ से अच्छे पर्क्स मिले हुए हैं, अच्छी सैलरी है, तो ये एक दिन की गेम नहीं है, ये बड़ा लंबा एक प्रोसेस है और बड़ा सफ़र करना पड़ता है और बड़ा जबर करना पड़ता है। ओके कैसर, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, बिकॉज मैं कैसर को पिछले कोई आई थिंक 20 ईयर्स से जानता हूँ। सो ये जिस तरह के शो ये कर रहे हैं, ये इट्स नॉट ओनली फॉर मनी, जिस तरह उन्होंने बात की, या उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, इसके पीछे वो बहुत बड़ी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें अपनी जान जोखिम में डाल के आवाम के सामने ला रहे हैं, और ताकि उनको सबक हासिल हो, उनको इबरत हासिल हो कि इस तरह के काम नहीं करने।
So thank you again for watching the show. Till next week. Khuda Hafiz.